नमस्कार। ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों के हमारे आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे 19वीं सदी के राजपूताना में चलेंगे और उस बिसात को समझने की कोशिश करेंगे जहां कूटनीति और प्रशासनिक चालों के जरिए ब्रिटिश सत्ता ने एक पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपना पक्का नियंत्रण कर लिया। सच कहूं तो यह एक ऐसी कहानी है जहां संधियों की स्याही ने तलवारों से कहीं ज्यादा काम किया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का क्रम बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे मराठों के खतरे से, फिर बात करेंगे 1803 और 1817 से 23 की महत्वपूर्ण संधियों के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे नौकरशाही का निर्माण हुआ, नक्शे में क्या-क्या बदलाव किए गए और अंततः कैसे इन सब चीजों ने मिलकर विद्रोह के बीज बो दिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खतरे की जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी, यानी मराठों का खतरा और राजपूताना की सुरक्षा की खोज। अब सोचिए, राजपूताना के स्वतंत्र शासकों को आखिर अंग्रेजों की तरफ देखने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? इसका सबसे बड़ा और सीधा कारण था मराठों का लगातार बढ़ता हुआ प्रभाव और उनके भारी आक्रमण। ऐतिहासिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि जोधपुर के शासक विजय सिंह वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन आक्रमणों से तंग आकर सक्रिय रूप से ब्रिटिश ताकतों से सहायता मांगी थी। देखिए, भले ही उस समय अंग्रेजों ने उनकी कोई मदद नहीं की, लेकिन विजय सिंह के इस कदम ने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाल जरूर कायम कर दी। मतलब भविष्य के गठबंधनों के लिए एक रास्ता सा खुल गया था। इसके बाद आता है 1803 का दौर, जहां से हम शुरुआती कूटनीति को आकार लेते हुए देखते हैं। असल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ने पूरे परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। लॉर्ड वेलेस्ली के प्रशासनकाल में अंग्रेजों को अब राजपूताना में रणनीतिक गठबंधन की सख्त जरूरत महसूस होने लगी थी और इसकी शुरुआत हुई साल 1803 में। सितंबर के महीने में भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने पहल करते हुए सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए और इसके तुरंत बाद नवंबर में अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने भी ठीक ऐसा ही किया। राजपूताना के इस क्षेत्र में ब्रिटिश कूटनीति की यह पहली और बहुत बड़ी सफलता थी। इस कदम ने अंग्रेजों के लिए राजपूताना के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। शुरुआती संधियों के बाद हम बढ़ते हैं 1817 से 1823 के उस दौर की तरफ जब असली और व्यापक एकीकरण हुआ। 1803 के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के अधीन एक बहुत ही व्यापक एकीकरण का दौर शुरू हुआ। इतिहासकार मोहन सिंह मेहता ने अपनी पुस्तक में इस दौर का बड़ा ही बारीक दस्तावेजीकरण किया है। 1817 से 1818 के बीच ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स मेटकाफ ने करौली, कोटा और कई अन्य प्रमुख रियासतों के साथ संधियां की। वहीं अगर हम दक्षिण की तरफ देखें तो जॉन मैल्कम ने 1818 में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को अपने कूटनीतिक दायरे में लिया और अंततः 1823 में लॉर्ड एमर्स के समय अलेक्जेंडर स्पियर्स ने सिरोही के शासक शिव सिंह के साथ संधि कर इस पूरे के पूरे क्षेत्र को कूटनीतिक रूप से सील कर दिया। ये अंग्रेजों का लिटरली एक मास्टर स्ट्रोक था। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे अंग्रेजों का क्या विजन था, इसे समझने के लिए चार्ल्स मेटकाफ का ये विचार देखना बेहद जरूरी है। उनका बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि सभी राजपूत रियासतों को मिलाकर एक परिसंघ यानी एक कन्फेडरेशन बनाया जाना चाहिए। ये सिर्फ कागजों पर लिखी गई कोई हवाई बात नहीं थी। ये अलग अलग स्वतंत्र रियासतों को एक एकीकृत क्षेत्रीय प्रशासन के नीचे लाने की एक बहुत ही ठोस वैचारिक नींव थी। एक पूरा गेम प्लान तैयार था। अब संधियों पर हस्ताक्षर तो हो गए, लेकिन राज चलाने के लिए जो अगली चीज चाहिए थी वो थी नौकरशाही का निर्माण और एक प्रशासनिक ढांचा। संधियों पर स्याही सूखते ही कूटनीति की जगह एक सख्त प्रशासनिक तंत्र ने ले ली। नियंत्रण बनाए रखने के लिए हर रियासत के अंदर एक पॉलिटिकल एजेंट यानी रेजिडेंट स्थायी रूप से तैनात किया गया और इन सभी एजेंटों के ऊपर एक सर्वोच्च अधिकारी बैठाया गया जिसे एजीजी यानी एजेंट टू द गवर्नर जनरल कहा गया। यहां यह जानना बहुत दिलचस्प है कि डेविड ऑक्टोलोनी को शुरुआत में दिल्ली से राजपूताना के पहले रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। इस तरह हर रियासत की अंदरूनी गतिविधियों पर अब अंग्रेजों की सीधी नजर रहने लगी थी। अब यह प्रशासनिक नियंत्रण जमीन पर कैसे उतरा, इसका घटनाक्रम बड़ा रोचक है। 1818 में मराठों को हराकर अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा कब्जा हो चुका था। इसके बाद 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय अजमेर में आधिकारिक तौर पर एजीजी कार्यालय की स्थापना की गई और अब्राहम लॉकेट पहले एजीजी बने। बाद में 1845 में इस पूरे प्रशासनिक तंत्र के केंद्र को अजमेर से माउंट आबू शिफ्ट कर दिया गया।
लेकिन ये साफ था कि अजमेर अब राजपूताना में ब्रिटिश शक्ति का एक बहुत ही ठोस भौगोलिक केंद्र बन चुका था। नौकरशाही स्थापित करने के बाद अंग्रेजों का अगला कदम था नक्शे में बदलाव और नई रियासतों का गठन। अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजों ने सीधे सीधे भौगोलिक सीमाओं को बदलना शुरू कर दिया। ये अपने सहयोगियों को इनाम देने और स्थानीय शक्तियों को संतुलित करने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। 1806 में मराठों के सिंधिया क्षेत्र को काटकर धौलपुर बनाया गया। 1817 में होलकर के पूर्व सेनापति अमीर खान पिंडारी को टोंक की पूरी रियासत सौंप दी गई। और इसी तरह 1838 में मदन सिंह झाला के लिए कोटा से अलग करके झालावाड़ नाम की एक बिल्कुल नई रियासत खड़ी कर दी गई। ये एक परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट था। लेकिन नक्शा बदल देना ही काफी नहीं था। इन संधियों को कड़ाई से लागू करवाने के लिए शक्ति का प्रदर्शन भी जरूरी था। इसलिए जगह जगह सैन्य छवनियां स्थापित की गईं। 1822 में ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन और देवली में कोटा कंटिंजेंट बनाई गई। 1835 में एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन और 1841 में खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। सच कहूं तो ये केवल प्रशासन नहीं था, ये पूरी तरह से एक सख्त सैन्य घेरेबंदी थी। उन्होंने रियासतों को चारों तरफ से जकड़ लिया था। और इस सैन्य जकड़न और लगातार बढ़ते नियंत्रण का जो नतीजा निकलना था, वही निकला विद्रोह के बीच। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास था, एक भारी कॉन्ट्रडिक्शन। कूटनीतिक वादा तो ये किया गया था कि इन संधियों के जरिए शासकों को मराठा हमलों से पूरी सुरक्षा मिलेगी, लेकिन जमीनी और सैन्य सच्चाई कुछ और ही थी। नीमच या एरनपुरा जैसे रियासतों के ठीक भीतर सशस्त्र ब्रिटिश छावनियां स्थापित कर दी गईं। ये सब सुरक्षा कम और रियासतों पर सीधे तौर पर ब्रिटिश निगरानी और दबाव अधिक लग रहा था, और यही असंतोष का सबसे बड़ा कारण बना। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में सोचने वाली बात यह है कि 1803 से 1841 के बीच बुने गए इस कूटनीतिक, नौकरशाही और सैन्य जाल ने वास्तव में क्या परिणाम दिए? क्या 19वीं सदी की इन संधियों ने रियासतों को कोई वास्तविक सुरक्षा प्रदान की, या इन्होंने केवल मराठा हमलों की जगह ब्रिटिश जंजीरों का सौदा कर लिया था? क्या इन सशस्त्र छावनियों और कड़े प्रशासनिक नियंत्रण ने 1857 के भयंकर विद्रोह को पूरी तरह से अनिवार्य नहीं बना दिया था? इस पर गहराई से विचार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतिहास की ये संधियां केवल कागज के टुकड़े नहीं थी, बल्कि आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का अलार्म थी। हमारे आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।